कक्षा 9वीं के व्याकरण का एक विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, माँ से हमारा संबंध अटूट है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ इस वाक्य के विषय में विचार करते हैं कि इसमें दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहला है माँ और दूसरा है संबंध। तो माँ इस शब्द को लिखते समय उसके सिर पर चंद्र बिंदु लगाते हैं और संबंध इस शब्द को लिखते समय उसके सिर पर बिंदी लगाई जाती है। तो ये चंद्र बिंदु और ये बिंदी, ऐसे अनेकों शब्दों का प्रयोग हम हमारी रोजाना की जिंदगी में करते हैं, जैसे आंख, कांच, वहीं पर कंधा, बिंदी, है ना। जहाँ पर कहीं पर बिंदी का प्रयोग होता है तो कहीं चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है। इन्हीं बिंदी और चंद्र बिंदी के बीच हम लोग बहुत गड़बड़ कर जाते हैं। इस बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है और इस चंद्र बिंदी को अनुनासिक कहा जाता है। तो छात्रों, यदि इस अनुस्वार का अनुनासिक और अनुनासिक का यदि अनुस्वार हो जाता है, अर्थात बिंदी की चंद्र बिंदी और चंद्र बिंदी की बिंदी हो जाती है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे हंस और हंस, हंस में चंद्र बिंदी है जिसका अर्थ होता है हंसना, और हंस में बिंदी है जिसका अर्थ होता है हंस नामक पक्षी। अर्थात हमने यदि बिंदी को चंद्र बिंदी और चंद्र बिंदी को यदि बिंदी कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो चलिए, आज की तासिका में हम समझते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक किन शब्दों पर और किस तरह से लगता है और उसकी पहचान कैसे होती है। छात्रों, अनुस्वार यह शब्द अनु और स्वर, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न होकर बीच में होता है और इसका लिपि चिन्ह बिंदु के समान है। ये उच्चारण में भिन्न भिन्न होते हैं छात्रों, किंतु इसका लिपि चिन्ह जो है वो बिल्कुल बिंदी ही रहेगा हर बार। नासिक की ध्वनियां जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि संपूर्ण व्यंजन 5 वर्गों में बटे हुए हैं, जैसे क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग के अंत में एक नासिक की ध्वनि आती है। जैसे क वर्ग के अंत में आती है क, ख, ग, घ, अंग, है ना। उसी प्रकार च वर्ग के अंत में अय, ट वर्ग में ण, त वर्ग में न, प वर्ग में म, ऐसी नासिक की ध्वनियां जो आती हैं इन्हें हम पंचम वर्ण कहते हैं छात्रों। ये ध्वनियां अनुस्वार के रूप में कार्य करती हैं, है ना। क वर्ग के अंत में अंग आया है और प्रत्येक वर्ग के अंत में जो पंचम वर्ण आता है उसे पंचमाक्षर कहा जाता है। अंग, ण, न, म, य, ये जो पंचमाक्षर हैं ये सभी पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में अर्थात लिपि में एक बिंदु के रूप में ही कार्य करते हैं। शब्द के मध्य में अनुस्वार की स्थिति क्या होती है ये हम देखते हैं कि यदि स्वर रहित पंचम वर्ण, यानी कि उसी वर्ग, यदि कोई स्वर के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आता है तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन उच्चारण में वो पंचमाक्षर की ध्वनि में उच्चारित होता है। जैसे अगर पंजाब कहते हैं तो यह उच्चारित होता है, वहीं पर संबंध में म और न का उच्चारण होता है। इस तरह से यहाँ पर समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गंगा, चंचल। अब गंगा जो शब्द आपको नजर आ रहा है उसमें देखिए अंग कौन से वर्ग का है? क वर्ग का है। तो क, ख, ग, घ, ग, इस वर्ग का होने के कारण, क वर्ग का होने के कारण पंचमाक्षर अंग आएगा। फिर चंचल वर्ण जो है वो चंचल में य शब्द का प्रयोग हुआ है ना। देखिए, चंचल शब्द में अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन कौन सा है? च है और ये च वर्ग का है और च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? य। तो फिर उसके अनुसार उसका उच्चारण होगा तो अनुस्वार के रूप में ही, लेकिन उच्चारण होगा चंचल य, है ना। ऐसी इसी प्रकार के कुछ उदाहरण और आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे घंटा, दंत, पंप, है ना। ट वर्ग का होने के कारण ट वर्ग का पंचम वर्ण ण है तो उसका उच्चारण उसी तरह से होगा। त वर्ग का न है पंचम वर्ण, प वर्ग का म है पंचम वर्ण। आपको ये उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरह से पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना है। छात्रों, इसका दूसरा नियम ध्यान देंगे
कि ऊष्म व्यंजन जो होते हैं कौन से, श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और इसके बीच मतलब जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा होता है, यदि उसका अगला वर्ण है ना श, श, स, ह में से कोई होता है तो वो अनुस्वार अनुस्वार ही रहता है, वो पंचम वर्ण में परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वंश, हंस, संहार। यहाँ पर इस अनुस्वार के बाद श, स और ह आपको लगा हुआ नजर आ रहा है, इसलिए फिर ये अनुस्वार अनुस्वार के रूप में ही रहेगा, ये पंचम वर्ण में परिवर्तित नहीं होगा। अगला नियम यह है छात्रों कि सम उपसर्ग जो होता है उसके बाद यदि अंतःस्थ व्यंजन जैसे कि य, र, ल, व ये अंतःस्थ व्यंजन है, तो ये अंतःस्थ व्यंजन यदि लगते हैं सम इस उपसर्ग के बाद में, तो निश्चित रूप से वो म के स्थान पर अनुस्वार आएगा, मतलब यहाँ पर भी अनुस्वार का अनुस्वार ही रहेगा, इसमें वो पंचम वर्ण में परिवर्तित नहीं होगा। छात्रों, हम बार बार देख रहे हैं कि पंचम वर्ण में परिवर्तित नहीं होगा, तो फिर हमें ये भी देखना होगा कि कब वो पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा, है ना, वो भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर उदाहरण देखिए कि समसार यानी कि संसार जो शब्द दिया है, यहाँ पर सम उपसर्ग लगा है और संवाद में भी सम उपसर्ग लगा है और उसके बाद में तुरंत बाद स और व ये ऊष्म व्यंजन आए हैं, है ना। इन ऊष्म व्यंजनों के कारण वह अनुस्वार अनुस्वार ही रहेगा, वह पंचम वर्ण में परिवर्तित नहीं होगा। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना होगा अभी कि अब किन स्थितियों में पंचम वर्ण लगेगा, अनुस्वार नहीं लगेगा। तो छात्रों, जब अनुस्वार के बाद मतलब पंचम वर्ण के बाद पंचम वर्ण ही आता है, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, उसके तुरंत बाद पंचम वर्ण ही यदि आता है, तो उस स्थिति में वहां पर अनुस्वार नहीं लगता, बल्कि वह पंचम वर्ण स्वयं उपस्थित होता है। यानी कि उदाहरण हम देख रहे हैं यहाँ पर वांग्मय, है ना, वांग्मय क वर्ग का पंचम वर्ण है और उसके तुरंत बाद म आया है, अन्य पंचम वर्ण आया है, तो उसके कारण वहां पर वह अनुस्वार में परिवर्तित न होकर वह पंचम वर्ण के रूप में ही रहेगा। अन्य उदाहरण आपको दिख रहे हैं, जन्म, सम्मान, इनमें भी पंचम वर्ण के तुरंत बाद पंचम वर्ण आया है, इसलिए वह पंचम वर्ण रहेगा, वह अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। अब हम अनुनासिक देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़े, है ना, क्या करना है आपको, मुख के साथ साथ नाक, नाक से भी ध्वनि निकलनी चाहिए, और इन स्वरों का उच्चारण मुंह और नासिका दोनों से किया जाता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। और इसका चिन्ह हम सभी जानते हैं कि चंद्र बिंदु के रूप में लगता है। यहाँ पर एक बात विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे छात्रों कि अनुस्वार जो है वो स्वर है, जबकि अनुनासिक यह स्वर नहीं है, यह व्यंजन के अधीन आता है, यह स्वर का गुण होता है वास्तव में अनुनासिक। तो अ, आ, उ और री ये जो स्वर हैं, इन्हीं शब्दों में अनुनासिक लगता है। तो फिर ये सवाल हमारे दिमाग में आता है कि फिर अन्य स्वरों में क्या लगता है, तो छात्रों वो भी हम आगे देखेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं कि अ, आ, उ तथा री स्वरों में अनुनासिक लगता है, अर्थात इन स्वर के शब्दों में भी अनुनासिक लगता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं, जैसे कुआं, चांद, अंधेरा, है ना, यहाँ सब पर अनुनासिक का प्रयोग किया गया है। इन सभी शब्दों में अनुनासिक लगा हुआ है, हमने देखा। अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का भी प्रयोग होता है ना। अब वो किस स्थिति में होता है, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि इसका उच्चारण तो छात्रों अनुनासिक के रूप में ही होगा, है ना। अनुनासिक का उच्चारण कैसे होता है, आंख,
आपने मुंह के साथ नाक का भी स्वर लिया है ना, नाक की सहायता ली, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग सीधा सीधा अंबर, आपने सीधे सीधे किया। लेकिन जब अनुनासिक का प्रयोग करते हैं तो मुंह के साथ साथ नाक से भी ध्वनि निकलती है। इसे आपको उच्चारण करके देखना है। जैसे यहाँ पे दिया है वहां, है ना, और बिंदु, इन दोनों शब्दों के उच्चारण में अंतर है। तो फिर यहाँ पर अनुनासिक की जगह पर कमी के कारण, यानी कि जिन स्वरों के ऊपर या फिर जिन शब्दों के ऊपर शिरोरेखा होती है छात्रों, शिरोरेखा के ऊपर जो मात्रा लगी होती है ना, शिरोरेखा किसे कहते हैं? जब शब्द के ऊपर कोई रेखा खींची जाती है तो उसे शिरोरेखा कहते हैं। अब शब्द के ऊपर शिरोरेखा होने के बाद अगर मात्रा लगी हो, है ना, शिरोरेखा, इस शब्द में ही आप देखिए 3 मात्राएं लगी हुई है, छोटी ई की, ओ की और ए की, है ना। अब सिर पर यदि मात्रा लगी हो तो अनुनासिक को लगाने के लिए वहां पर स्थान शेष नहीं रहता। अगला ये देखिए, उदाहरण के माध्यम से मैं इस चीज को आपको समझाती हूँ कि जैसे यहाँ पर नहीं शब्द लिखा है, नहीं में वास्तव में अनुस्वार नहीं है, अनुनासिक लगा है, लेकिन हमें वास्तव में वो बिंदी के रूप में दिखता है। लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं छात्रों तो नहीं होता है, यानी कि वहां पर अनुनासिक का बोध होता है हमें। लेकिन क्योंकि ह के सिर पर मात्रा लगी है, इसलिए वहां पर अनुनासिक के लिए स्थान नहीं रहता, स्थान की कमी होती है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर अनुस्वार लगाया जाता है, ठीक है, उसे बिंदी लगाई जाती है, लेकिन उसका उच्चारण उसी रूप में किया जाता है। किस रूप में? अनुनासिक के रूप में, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं में ए की मात्रा लगी है, गोंद में ओ की मात्रा लगी है। तो ऐसी स्थिति में स्थान की कमी के कारण अनुनासिक का स्थान अनुस्वार ले लेता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखेंगे छात्रों। यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक के कुछ उदाहरण साथ में दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आपको इस चीज का बोध होगा कि कहाँ पर अनुस्वार लगेगा और कहाँ अनुनासिक। बूंद, आंख, हंस, हंसना, है ना। आप उच्चारण में अंतर देखिए, हंस और हंसना के उच्चारण में अंतर है। इसी उच्चारण के बोध के लिए यहाँ पर ये उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें आपको पूरी तरह से पढ़कर देखना है। फंसा, फांस, अंगद, अंतर, अंश, रंजिश, लंका, मंजन, बंदर, अंगूर, है ना। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अंगूर, लंगूर, यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से सारे उदाहरण आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं। अब आपको ऐसे उदाहरण दिखाती हूँ जिनके माध्यम से आपको सही अनुस्वार और सही अनुनासिक कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है का बोध होगा, ठीक है। यहाँ पर कई शब्दों में सही जगह पर सही अनुस्वार या अनुनासिक लगा है, लेकिन कई जगहों पर गलती है, तो उसे आपको पहचानना है। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे कि नालंदा, है ना। यहाँ पर हमने क्या उच्चारण किया? नालंदा। न पंचम वर्ण का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अनुनासिक नहीं आएगा, अनुस्वार आएगा, ठीक है। अंतर, सेम बात, यहाँ पर भी अनुस्वार आएगा, अनुनासिक नहीं आएगा। संक्षिप्त, ये सही वर्ण नजर आ रहा है हमें, ठीक है। अंबर, यह भी शब्द सही दिख रहा है। चंद्रमा, चंद्रमा में अनुस्वार आता है या अनुनासिक? अनुस्वार ही आएगा, लेकिन अगर इसी को हम चांद कह देते हैं तो अनुनासिक हो जाएगा। उसी तरह से संघर्ष सही शब्द है। नितांत, यहाँ पर अनुस्वार होना चाहिए जबकि अनुनासिक लगा है। भांति, अनुनासिक सही है। यंत्र में छात्रों देखिए न लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाना चाहिए था। यंत्र में य के सिर पर अनुस्वार लगेगा, संस्कार में अनुस्वार लगेगा, है ना। ऐसे अन्य शब्दों का भी आपको अभ्यास करना है और इनके सही शब्द अपने पास लिख लेने हैं। छात्रों, निश्चित तौर पर आपको समझ आ गया होगा अनुस्वार और अनुनासिक के बीच का अंतर।